नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम लोग पढ़ेंगे जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का जो है हमारा सेगमेंट चल रहा है, तो आज उसका पार्ट 2 है। तो हम लोग आज वही पढ़ेंगे। ये हम लोग का रिवीजन क्लास है, तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं पीटी 365 विजन आईएएस। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमको पढ़ना है कवक मान्यता एवं संरक्षण। इससे पहले आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सकें, तो जिससे जो है लोग जुड़ सकें, उनको भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है कि कवक के बारे में पढ़ना है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट ही करने होने वाला है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। 1 मिनट में बस। हाँ, क्लास चल रही है प्रॉपर। आवाज़ भी आ रही है। बस छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो है ना, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो है क्लास तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। आवाज़ भी आ रही है। तो हम लोग पढ़ेंगे कवक मान्यता एवं जो है संरक्षण के बारे में। तो कवक मान्यता और संरक्षण तो सुर्खियों में क्या होता है, तो ये फंजाई जो फाउंडेशन ने जो है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के जो है तत्वाधान में जो लोगों से आग्रह किया था कि जो है जो फ्लोरा, जब भी वे जो ना फ्लोरा और फौना जो प्राणीजात शब्दावली का ना प्रयोग कर रहे हों, तो उनके साथ ना वो कवक शब्द का इस्तेमाल करें, कवक शब्द का जो है प्रयोग करें। गौरतलब है इसमें कि जो है ना 3 समूहों, तीनों कि इन तीनों के जो समूह है ना, सामूहिक जो है रूप से जो है पृथ्वी पर जो है जीवन की त्रय कहा जाता है इनको। तो उसके बारे में देखेंगे कि ये फंजाई और जो फ्लोरा होते हैं, ये होते क्या है ना। फंजाई जो कवक होते हैं, इनके बारे में देखेंगे ये होते क्या हैं। तो इसमें कहा गया है, इसका अर्थ के बारे में बताया कि इसे जो है किसी भी स्थान पर जो है कवक की विविधता के स्तर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कवक जो है आर एच विटेकर द्वारा प्रस्तावित संजीवों के जो है 5 जगत के वर्गीकरण में से एक है ये। और विविधता के बारे में इसके बताया गया है, और इसमें जो है वितरण के बारे में बताया गया, इसकी कुछ विशेषताएं भी उसके बारे में बताया गया। विविधता में इसको बताया गया है कि जो कवक हैं, कवकों की जो है ना कई प्रजातियां होती हैं, जिसमें से कुल एक कोश की वाली प्रजाति होती है। कुछ प्रजातियां जो है जटिल होती हैं, बहुकोश की होती हैं। और जो वितरण इनका होता है, कवक की जो प्रजातियां स्थलीय होती हैं और जलीय परितंत्र के भी होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के भी होते हैं। उसमें से उष्णकटिबंधीय होते हैं, समशीतोष्णकटिबंधीय होते हैं, और कुछ आर्कटिक क्षेत्रों में भी रहने वाले जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। और जिनकी विशेषताएं हैं उसमें बताया गया है कि इसमें जो है काइटिन के भीतर जो कोशिका भित्ति होती है उसमें, और जो पोषण का जो तरीका इनका होता है वो हेटेरोट्रॉफिक के तरीके से होता है। बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है बहुकोशिकीय और ढीले ऊतक होते हैं। अब कवक का जो महत्व है उसके बारे में बताया गया। तो कवक का जो महत्व है, ये जो कवक है उसका महत्व है माइक्रोलाइज्ड माइक्रो माइक्रोराई जल के में जो है ना
पौधों की जो जड़ है उसके साथ परस्पर जो है क्या करते हैं कि लाभकारी संबंध बनाते हैं, जिसमें वृक्षों की जो है ना वृद्धि होती है। जो वृक्ष होते हैं, जो तना होते हैं, उनके साथ में ना एक परस्पर संबंध बनाते हैं, उनके साथ में एक जैसे कुछ कवक ऐसे होते हैं जैसे कि आप देखेंगे कि उस प्लांट को ना वो खा जाते हैं नुकसान, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं, जो उनके साथ ना उसको लाभकारी पहुँचाते हैं, उनके साथ बड़े होते हैं। और कार्बन संचित करने के बारे में बताया गया है, यह जो है कार्बन का भंडारण करता है ना, कार्बन का जो है क्या करता है, भंडारण करता है। तो और इसके बाद उसमें बताया गया है ना? तो कार्बन का जो है भंडारण करता है। और उसके बाद हम देखेंगे इसमें अपघटन और जो पोषक तत्वों का जो चक्र है उसके बारे में, तो यह अपघटन का काम करते हुए ना अपशिष्ट को ह्यूमस में बदल देता है, ह्यूमस में, है ना? और माइक्रो रेमिडिएशन, यह क्या होता है, तो माइक्रो रेमिडिएशन जो होता है यह प्रदूषकों जैसे जल होता है, जैसे प्लास्टिक होता है, क्या अपघटन जो है क्या मदद करता है। औषधि के बारे में बताया गया है, जो है एंटीबायोटिक जैसे जो है पेनिसिलिन और जो ना संभावित जो साइकोथेरेपी जैसे जो है साइलोसाइबिन का जो है स्रोत होता है। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा जो है कवक पर ध्यान, है ना? तो इसमें देखेंगे IUCN, है ना? स्पीसीज सर्वाइकल कमीशन, फंगल कन्वर्सेशन कमेटी, फन सीसी, है ना? ग्लोबल जो फंगल रेड लिस्ट इनिशिएटिव है उसके बारे में बताया गया। फिर चिली जो है ना एकमात्र ऐसा देश है जिसमें जो है ना अपने संरक्षण कानून के तहत जो है कवक को भी शामिल किया गया है कि उसका भी संरक्षण होगा। और उसके बाद वनस्पति जात और प्राणी जात और जो है कवक के बारे में देखेंगे, उनकी तुलना करेंगे, है ना? तो जो पहलू है उसमें, तो पहलू हमारा क्या है, किंगडम जगत है, उदाहरण है, जनन है, और पारिस्थितिक तंत्र में जो है भूमिका है। तो इन सारे पहलुओं पे देखेंगे। तो जो किंगडम जगत है उसमें जो वनस्पति जात होता है वो प्लांटी होता है, पौधे होते हैं। और जो प्राणी जात होता है वो एनीमेलिया मतलब प्राणी होता है। और जो कवक होता है ये कवक होता है ना। और जो किंगडम जगत में होता है उसमें क्या नाम है, उदाहरण में जैसे कि आप शैवाल देख सकते हैं, प्लांटी जो पौधे होते हैं उसमें शैवाल हो सकते हैं, पुष्प वृक्ष हो सकते हैं। और जो प्राणी जात में जो है क्या कि जो एनिमलिया प्राणी होते हैं तो उसका जो है कीड़े हो सकते हैं, सरीसृप जो जंतु होते हैं, स्तनधारी जो जंतु होते हैं वो भी हो सकते हैं। और कवक में जो मतलब उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं जैसे मशरूम, फफूंद और खमीर हो सकता है। और वनस्पति जात में जो है जैसे कि शैवाल जो वृक्ष होते हैं, शैवाल पुष्प वृक्ष होते हैं, उनका जो जनन कैसे होता है, तो बीज के द्वारा होता है, जीवाणु वनस्पति और जनन के माध्यम से होता है। जबकि जो प्राणी जात होता है वो तो लैंगिक और जो है अलैंगिक जनन के माध्यम से होता है। और जबकि जो कवक होते हैं वो बीजाणु या अलैंगिक जनन माध्यम से होता है। उसमें जो पारिस्थितिक तंत्र में इनकी जो भूमिका होती है, तो वनस्पति जात जो होते हैं इनका ना प्राथमिक ही उत्पाद होते हैं। जबकि जो प्राणी जात होते हैं जो है ना, इनकी जो पारिस्थितिक तंत्र में भूमिका है वो उपभोक्ता, शिकार और शिकारी होते हैं ये, है ना? और जो कवक होते हैं वो अपघटक होते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, है ना? तो उसमें देखेंगे सुर्खियों में क्या होता है ये। तो संयुक्त राष्ट्र जो शैक्षिक, वैज्ञानिक और जो है सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को है, उसमें जो है ना मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत जो कोलंबिया सहित जो है कई देशों के जो है ना 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को उसमें शामिल किया गया है। है ना? UNESCO, है ना? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जो है क्या किया गया है कि जो कोलंबिया सहित ना कई देश के जो है 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को उसमें शामिल किया गया है। अब देखेंगे हम इससे संबंधित जो तथ्य हैं उसके बारे में। तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जो है ना अब 136 देशों के जो है 759 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है ना? और मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के बारे में देखेंगे तो इसे जो है 1971 में जो है अंतर्राष्ट्रीय, है ना, के तो इसे जो है ना 1971 में एक
अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में ना शुरू किया गया था इसको। अब इसके बाद जो इसका उद्देश्य है उसके बारे में देखेंगे, तो इसका उद्देश्य है ना, तो इसका जो उद्देश्य है लोगों और उनके पर्यावरण के बीच क्या कहता है, संबंधों को जो है ना बेहतर करने की जो है कोशिश करना है, वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करना है ना। और उसके बाद हम देखेंगे जो भारत के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो 18 भारत के जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से जो है ना 12 को जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में क्या किया कि शामिल कर लिया है। मानचित्र में उनको हम देख सकेंगे। इस कार्यक्रम के तहत क्या किया कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व उसको सबसे पहले शामिल किया गया था, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व उसके बाद इन सीटू संरक्षण के बारे में देखेंगे, तो उसमें जो है ये क्या है कि जो यह स्थलीय और तटीय या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में जो है विविध प्राकृतिक और जो है सांस्कृतिक परिदृश्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र होते हैं। यह जो है 3 मुख्य क्षेत्रों से मिलकर बनता है। और कोर एरिया इसमें होते हैं, कोर एरिया जो इसमें होता है एक बफर जोन होता है, एक ट्रांजिशन एरिया होता है। कोर एरिया वो एरिया होता है जिसमें जो है ना अत्यधिक संरक्षित जो क्षेत्र होते हैं शामिल होते हैं, जिसमें सख्त नियम लागू होता है, जहाँ पे कोई नहीं जा सकता उस कोर एरिया में, उसको कोर एरिया बोलते हैं। बफर जोन ऐसा जोन होता है जहाँ पे बफर स्टेट जैसे नहीं बोलते कि ये बफर स्टेट यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे ऐसा चीज़ हो सकती है। जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान वहाँ पे कोई हो सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की जो गहन परिस्थितिक पद्धति में क्या है संगत गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। जो बफर जोन होता है उसमें कोई चीज़ जा सकते हो, आप परीक्षण कर सकते हो और उसके बारे में जान सकते हो, लोगों को बता सकते हो। और जबकि जो ट्रांजिशन एरिया होता है इसमें जो है ना समुदाय जो सामाजिक सांस्कृतिक और जो पारिस्थितिक रूप से जो टिकाऊ गतिविधियों को क्या करते हैं इसमें करते हैं, है ना। हेलो, से बात कर रहा हूँ, आपका पार्सल आया था अखिलेश बोलिए। ठीक है, गेट पे हूँ, जसवीर में आ रहा हूँ पार्सल लेकर के, 1 मिनट। दोस्तों ये मेरा पार्सल आया है, बाद में देखूंगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोगों ने ट्रांजिशन एरिया के बारे में देख लिया था। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखेंगे, तो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें जो है कोल्ड डेजर्ट के बारे में देखो और उसके बारे में दिया गया है ना। तो हम इसको दिखाने का प्रयास करते हैं, ये देखिए है ना। तो कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है, दूसरा जो है कंचनजंगा है और सिक्किम है, कंचनजंगा सिक्किम में है, और एक मानस है, मानस असम में है, डिब्रू सैखोवा है, और नंदा देवी उत्तराखंड में है, कच्छ है गुजरात में है, पन्ना जो वन्य अभयारण्य है मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, नोकरेक है मेघालय में है, सुंदरबन
मेघालय सुंदरबन जो है ना वो वहाँ है, पश्चिम बंगाल में है ना। और उसके बाद देखेंगे जो सिमिलीपाल है उड़ीसा में है, अचानकमार है अमरकंटक में है, नीलगिरी तमिलनाडु केरल कर्नाटक में है, और अगस्त मलाई जो है केरल में है, मन्नार की जो खाड़ी है उसमें तमिलनाडु में है, और ग्रेट निकोबार और निकोबार द्वीप समूह में है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो रामसर स्थल है उसमें यूनेस्को मैन एंड जो है बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के बारे में यूनेस्को जो है ना विश्व विरासत स्थल का जो प्राकृतिक वो है और यूनेस्को में शामिल होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अब देखेंगे पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र जो है उसके बारे में है ना। तो ये सुर्खियों में क्या था तो आवाज़ जा रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोग जुड़ जाएं। है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे इसमें जो कर्नाटक में जो सुर्खियों में क्यों था ये पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र है ना। तो कर्नाटक सरकार ने पर्यावरणीय शरण की जो है दृष्टि से संवेदनशील जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र संरक्षण और कस्तूरी रंगन जो समिति आई थी रिपोर्ट उसको ना खारिज कर दिया गया था। तो कस्तूरी रंगन समिति के बारे में देखेंगे उसमें क्या तो समिति ने क्या किया था कि एक प्रस्ताव रखा था जिसमें पश्चिमी घाट के जो है ना लगभग 37% जो क्षेत्र है लगभग उसमें जो है लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र था और कुछ जो पारिस्थितिक रूप में ना संवेदनशील इलाके में उसको तब्दील करना था, उसको घोषित करना था। जैसे कि कोई संवेदनशील इलाका ताकि वहाँ पे जो वहाँ पे स्पेसीज पाई जाती हैं जो वहाँ पे चीज़ें पाई जाती हैं वो उनको ना कोई हानि ना हो। इस वजह से कस्तूरी रंगन समिति जो है इसके मतलब आई थी तो उसने ये सुझाव दिया था तो उसको खारिज कर दिया गया था ना। अब उसका प्रस्तावित ESA का जो सबसे बड़ा हिस्सा कर्नाटक में है और इसमें जो है ना इसके जो बाद जो दूसरा स्थान है ना महाराष्ट्र में आता है। और उसके बाद देखेंगे पारिस्थितिक रूप से जो संवेदनशील एरिया है उसके बारे में देखेंगे तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के अनुसार ना ऐसे क्षेत्रों को क्षेत्र जो जोन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें पहचाने गए ना ऐसे पर्यावरणीय संसाधन मौजूद जो जिनका मूल्य जो है अतुलनीय होता है और साथ ही जो भू क्षेत्र होते हैं वन्यजीव होते हैं जैव विविधता होती है ऐतिहासिक और जो प्राकृतिक मूल्य के जो संरक्षण के लिए ना इनको जो है विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे तो इसमें आगे तो ध्यान देने की आवश्यकता होती है इसमें है ना। अब ये ऐसे क्षेत्र जो होते हैं केंद्र सरकार और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है अधिसूचित किए जाते हैं और ESZ के जो है उद्देश्य जो है उसके बारे में देखेंगे। तो जो है ना पर्यावरण का जो संरक्षण है उसका करना जो है ना मानवीय गतिविधियों के कारण उनमें होने वाली जो गिरावट को रोकना है और ये का जो उद्देश्य है और ये विशेष जो पारिस्थितिक तंत्र हैं जिसमें जो है बैरियर शाक एब्जॉर्बर के रूप में ना कार्य करते हैं उनको और जो संक्रमण क्षेत्र की तरह होते हैं ना ये संरक्षण क्षेत्र जो अधिक संरक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों से कम संरक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों तक होते हैं। इसमें जो गतिविधियों की जो आमतौर पर विनियमित किया जाता है ना न कि पूरी तरह से उनको प्रतिबंधित किया जाता है। बस उनको विनियमित करना है कि यहाँ पे जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो ना हो लेकिन उसको प्रतिबंधित नहीं करना है कि मतलब कोई वहाँ पे ना जाए। अब ESZ के अनुसार देखेंगे तो ESZ जो है ना दिशा निर्देशों में जो है गतिविधियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रतिबंधित जो वाणिज्यिक खनन है प्रदूषण है फैलाने वाले जो उद्योगों की स्थापना आदि है ना जो विनियमित पेड़ों की कटाई होटल और रिसोर्ट की जो स्थापना आदि है ना। उसके बाद देखेंगे इसमें जो अनुमति है वो स्थानीय जो समुदाय होंगे स्थानीय समुदाय द्वारा जारी कृषि और बागवानी तथा डेयरी फार्मिंग आदि को इनको मतलब किया जाएगा।
प्रतिबंध में जैसे कि वाणिज्यिक खनन नहीं कर सकते हो, प्रदूषण वगैरह नहीं फैला सकते हो, उद्योग वगैरह नहीं लगा सकते हो। जो विनिमय में लेकिन जैसे कि पेड़ वगैरह की कटाई-वटाई नहीं कर सकते, होटल वगैरह, रिसॉर्ट वगैरह की वहाँ पे स्थापना नहीं कर सकते हो। लेकिन अनुमति जो चीज़ है, जैसे कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, अगर वो उनका खेत है वहाँ पे वो कृषि कर रहे हैं या किसी चीज़ का वो कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रतिबंध नहीं है, वो अपना कर सकते हैं। देख लेते हैं थोड़ा आप लोगों का कमेंट। समझ में आ रहा है? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे ना पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट के बारे में देखेंगे तो भौगोलिक जो इसकी विशेषताएँ हैं और दर्रे है ना, तो दर्रे जो पासेस हैं उसके बारे में, तो जो इसकी अम, पश्चिमी घाट में जैसे कि पाल घाट, गैप है, एक थाल घाट, भंवर घाट, इसका नाम आपने सुना होगा। ये पेपर में बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में भी, और मुझे लगता है यूपीएससी में भी पूछा जाता है। तो ऊंचाई जो इसका है, उत्तर से जो है दक्षिण की ओर धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जाती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है ना ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और सबसे जो उसकी ऊंची चोटी है वो अनाई मुड़ी है ना। और जो वन है इसके चार प्रमुख प्रकार के इसमें वन पाए जाते हैं, सदाबहार, अर्धसदाबहार और जो अर्धपर्णपाती और जो है शुष्क पर्णपाती वन इसमें पाए जाते हैं। और इसका जो खनिज है इसमें, उसमें लोहा, मैग्नीज और जो बॉक्साइट है इसको जो है इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना, की समृद्धि इसमें है। और उसके बाद अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें, जैसे क्षेत्र, इसका जो क्षेत्रीय नाम है उसको बोलते हैं सह्याद्री, महाराष्ट्र, और नीलगिरी पहाड़ियाँ बोलते हैं कर्नाटक और जो है तमिलनाडु में। अन्नामलाई पहाड़ियाँ और कार्डमम हिल्स जो है केरल और जो है तमिलनाडु में बोलते हैं। और यह जो है विश्व में जो है ना जैव विविधता के जो है 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट में से एक है। और यह भारत के जो है ना कुल भूभाग जो है उसमें 6% हिस्से पर जो है विस्तृत है। और जो है भारत की जो सभी पादप है जिसमें जो मछलियाँ हैं, उभयचर जो प्रजातियाँ हैं, पक्षियाँ हैं, स्तनधारी है ना, उसमें जो है 30% से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब इसका जो हम देखेंगे पश्चिमी घाट में, ये देखिए तो आपको दिखाएंगे हम, है ना। अब देखिए पश्चिमी घाट ये है, तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तो पश्चिमी घाट जो है हॉटस्पॉट जो है, तो पश्चिमी घाट का जो हॉटस्पॉट है ये देखिए ग्रीन कलर से जो है डॉट बना हुआ है ना, तो ये जो है पश्चिमी घाट का जो हॉटस्पॉट है वो है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे जो इसमें पश्चिमी घाट की जो नदियाँ और जल ग्रहण क्षेत्र है उसके बारे में, वो लगभग जो है वो क्या नाम है, क्रीम कलर से दिया हुआ है ना। तो गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो है पड़ता है ये। अब उसके बाद हम देखेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग देखेंगे अब 2012 में जो है ना यूनेस्को जो है द्वारा ना इसे विश्व धरोहर के स्थल की में जो है घोषित किया गया था। और जो है स्थानीय प्रजातियां उसमें नीलगिरी, तहार और जो है लायन, टोल्ड मकाक है ना, टोल्ड नहीं टेल्ड मकाक है, मकाक आदि इसमें पाए जाते हैं। और जो पश्चिमी घाट के जो संरक्षण के लिए उठाए गए कदम, उसमें बताया गया कि पश्चिमी घाट जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें विशेष पैनल या जो है माधव गाडगिल समिति एक आई थी, गाडगिल समिति जो है आई थी। इसमें जो है ना संपूर्ण जो महा क्षेत्र है उसमें पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का जो सुझाव दिया गया था। इसे जो है 3 क्षेत्रों में जो है विभाजित किया गया था ना। तो 3 क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया था, ESZ1 और ESZ2। तो इसका जो ESZ1 है उसमें कहा गया था कि बहुत
बहुत जो है उच्च संवेदनशीलता वाला जो क्षेत्र है उसको वेरी हाई सेंसिटिविटी, और जो है उच्च संवेदनशीलता वाला जो क्षेत्र है उसमें हाई सेंसिटिविटी, और जो है एक ESZ3 आया था जिसमें मध्यम मेडिट्रेट सेंसिटिविटी मतलब मध्यम संवेदनशीलता वाला जो क्षेत्र है उसको शामिल किया गया था। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की जो अध्यक्षता में जो है गठित उच्च स्तरीय जो है कार्य समूह के बारे में बताया गया था। इसमें जो है उन्होंने क्या किया था कि उद्योगों के लिए जो है कलर कोडिंग की जो है सिफारिश की थी। पारिस्थितिक फ्रेमवर्क के भीतर ना विकास को जो है विनियमित करने के लिए समर्थित सूची के तहत जो है प्रविष्ट क्रमांक जो है 20 है ना, आर्थिक और सामाजिक योजना का जो है विस्तार करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कस्तूरी रंगन समिति ने क्या किया था, उन्होंने उद्योगों का जो है ना कलर कोडिंग की सिफारिश की थी, और जो पारिस्थितिक फ्रेमवर्क के भीतर क्या किया था कि जो है विकास को विनियमित करने का और समर्थित सूची के तहत जो प्रविष्टि क्रमांक जो है 20 में जो है ना इसको बताया गया है कि इसको जो है प्रविष्टि क्रमांक जो 20 मतलब 20 के तहत आर्थिक और जो सामाजिक योजना के तहत ना विस्तार जो है करने का सुझाव दिया गया था। पश्चिमी घाट पारिस्थितिक रूप से जो संवेदनशील क्षेत्र इनके जो है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का जो 60वां संस्करण है, और केंद्र सरकार ने जो है ना अगला पॉइंट बताया गया कि इसमें जो केंद्रीय सरकार है ने पश्चिमी घाट में जो है 56,825.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किया है। जो केंद्र सरकार उसको जो पश्चिमी घाट में जो स्पीसीज जहाँ पे पाई जाती हैं वहाँ पे ना 56,825 जो वर्ग किलोमीटर क्या है कि उस एरिया को ना डिफाइन कर दिया है कि घोषित कर दिया कि संवेदनशील इलाका है ना। अब ब्रह्मगिर पहाड़ियों का जो मामला है उसमें देखेंगे तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जो है पर्यावरण मंत्रालय ने जो है पश्चिमी घाट को जो है ESZ घोषित करने के लिए एक समय सीमा का जो है निर्धारित किया था, है ना। अब देखेंगे अन्य संबंधित जो सुर्खियां उसके बारे में, तो अन्य संबंधित जो सुर्खियां उसमें बताया गया जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर जो है अंतर सरकारी विज्ञान नीति प्लेटफॉर्म, है ना। अब देखेंगे 2024 का जो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार है IPBES को दिया गया है। इसमें यह पुरस्कार जो है ना जापान जो है यह पुरस्कार जापान स्थित जो है आसाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा हर साल दिया जाता है। IBPES के बारे में देखेंगे तो इसकी स्थापना जो है 2012 में पनामा सिटी में की गई थी। पनामा सिटी ये है पनामा एक देश है, पनामा की राजधानी है पनामा सिटी, है ना, तो वहाँ पे हुआ था। आप देखेंगे उत्तर अमेरिका में लैटिन अमेरिका में पड़ता है, है ना। और उसके बाद हम देखेंगे IPBES एक ना स्वतंत्र अंतर जो है सरकारी निकाय है, या जो क्या करता है कि जैव विविधता जो पारिस्थितिक तंत्र है सेवाओं के लिए ना विज्ञान नीति या इंटरफेस को जो है मजबूत करता है। अब उसके बाद देखेंगे यह जो है संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, हालांकि जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम IPBES को जो सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है। सचिवालय जो इसका है वो बान और जर्मनी में है, बान शहर है और जर्मनी में, है ना, जर्मनी देश है। वर्तमान में जो है इसके वर्तमान में जो है भारत सहित जो है 145 से अधिक जो है सदस्य देश हैं इसमें, और संयुक्त राष्ट्र के जो है सदस्य देश IPBES सदस्य के लिए पात्र होते हैं इसमें, है ना। अब देखेंगे हम इसमें तो जो है वन्यजीव पर्यावासों का जो है एकीकृत विकास, है ना। तो देखेंगे हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या किया कि 15वें वित्त आयोग की जो है अवधि के लिए वन्यजीव पर्यावासों की एकीकृत विकास योजना को जो है जारी रखने को मंजूरी दी है। अब IDWES के बारे में बताया गया तो उद्देश्य क्या है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जो है केंद्रीय प्रायोजित अम्ब्रेला योजना है। इसका जो उद्देश्य है भारत में जो है वन्यजीवों पर्यावासों का जो है विकास करना है। और इसके जो घटक है योजना घटक उसके बारे में देखेंगे तो इसका जो योजना घटक है उसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य जो होंगे, संरक्षण से संबंधित सामुदायिक रिजर्व जैसे जो है संरक्षित क्षेत्रों की सहायता प्रदान करते हैं इसमें। और उसके बाद इसमें देखेंगे इसका अगला योजना घटक है उसमें अत्यधिक जो संकटग्रस्त प्रजातियां होंगी पर्यावास करने के लिए जो पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम होंगे उसको संचालित करेंगे। इसमें प्रजातियां जो हैं पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ना अब तक जो है 22 प्रजातियों की जो है पहचान की गई है और IDWES
के अंतर्गत जो है उप योजनाएं इसमें है। प्रोजेक्ट जैसे उप योजनाएं इसमें जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था 1973 में इंदिरा गांधी के समय में, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन आया था, और प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में 1992 में है ना आया था। अब देखेंगे इसमें देखो ऑनलाइन क्लास रूम मेंटरिंग के बारे में बताया गया है जो विजन आईएएस प्रोवाइड करता है। तो विजन आईएएस में आप लोग को अगर लेना है तो आप ले सकते हैं बैच, और वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। उनके पास सारी सुविधाएं, मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह सब कुछ है। ये उनका हाल वगैरह है, और इंट्रेंस वगैरह अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आप कर सकते हैं ना, विजन आईएएस ज्वाइन कर सकते हैं। अब पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के बारे में देखेंगे। तो इसमें कहा कि हाल ही में जो है केरल की जो है थकाकारा पंचायत ने अपना अपडेटेड पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर प्रकाशित किया है। और जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के बारे में देखेंगे तो इसमें है होता क्या है, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर ये है क्या। तो इसमें जो है कानूनी मान्यता प्राप्त जो जैव विविधता है, जैव विविधता अधिनियम है 2002 के अनुसार जो है ना, कानूनी जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में के अनुसार। इसमें जैव विविधता जो प्रबंधन समिति है बीएमसी स्थानीय जो लोगों के परामर्श में जो है रजिस्टर तैयारी करेगी है ना। इसका जो उद्देश्य है उसमें जैव संसाधनों और इनमें जो संबंधित ज्ञान का जो है रिकॉर्ड बनाना, और जो उसका रिकॉर्ड की जो है सुरक्षा करना। अब पीपल्स जो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में जो है शामिल सूचनाएं जो है उसके बारे में देखें तो स्थानीय जैव संस्थानों की जो उपलब्धता और औषधि या जो है किसी अन्य उपयोग के बारे में जानकारी करना, और दूसरा पॉइंट है किसी अन्य पारंपरिक जो ज्ञान की जो है जानकारी आदि को जो है बढ़ाना है ना। और उसके बाद जो प्रासंगिकता है इसका उसमें देखेंगे, यह जो है जैव विविधता जो पारंपरिक ज्ञान पर जो है स्थानीय समुदायों के जो स्वामित्व के दावों का जो है समर्थन करेगा, यह जो है संसाधनों के संधारित प्रबंधन में मदद करेगा, है ना। तो ये हमारा रिवीजन क्लास है, तो हम लोग बहुत तेजी से रिवीजन करेंगे, बहुत धीमे धीमे आराम आराम से पढ़ने का टाइम नहीं है। मात्र 23 दिन और बचे हुए हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, 25 तारीख को है ही, तो एक दिन हम पहले से ही 2 दिन पहले का ही गिनते हैं, ठीक है। अब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में देखेंगे। तो हाल ही में ये जो है ना एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी के बारे में दिया, तो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में सूचकांक 2024 प्रकाशित किया गया है। EPI 2024 के बारे में हम लोग पहले अभी ये पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है पढ़ने के बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन बना के हम ले आएंगे, तो क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। पीटी के तौर पे जल्दी से खत्म हो जाएगा, बस एक बहुत जल्दी खत्म करेंगे, है ना। और EPI जो 2024 के बारे में दिया गया इसमें, और इस सूचकांक में जो है तो 180 देशों को जो है जलवायु परिवर्तन, समन प्रदर्शन, पर्यावरणीय जो स्वास्थ्य और जो पारिस्थितिक तंत्र की जो है जीवंतता आदि के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है इसमें। और जो है यह रैंकिंग जो है 11 श्रेणियों में जो है 58 मतलब 58 प्रदर्शन संकेतकों का जो है उपयोग करती है। इस सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान पर जो है एस्टोनिया है, और भारत से संबंधित जो प्रमुख बिंदुओं पर जो है ना एक नज़र देखेंगे तो इसमें जो भारत जो है 176वां स्थान पर है ना। 180 में बताओ 176वां, भारत नीचे से टॉप कर रहा है, चौथे स्थान पे नीचे से। और 2022 में विश्व में जो है भारत चीन को ना पीछे छोड़ते हुए मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया है। चीन को पीछे छोड़ दिया है सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने में। भारत नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, नीचे से टॉप कर रहा है ना। अब देखेंगे नेचर कन्जर्वेशन इंडेक्स के बारे में। तो हाल ही में जो है गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड जो है क्लाइमेट चेंज द्वारा नेचर कन्जर्वेशन इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। नेचर कन्जर्वेशन इंडेक्स NCI 2024 के बारे में देखें तो भारत की जो रैंक है इसमें भारत को 180 देशों में से जो है 176वीं रैंक मिली है। और यह जो 180 में से देखो इसमें से भी जो है जो नेचर कन्जर्वेशन इंडेक्स है उसमें भारत के स्थान क्या है तो 176वें स्थान पे। नीचे से 180 देश हैं, 180 में से 176वें स्थान पे भारत है, मतलब नीचे से चौथे स्थान पे भारत, नीचे से चौथे स्थान पे इसको जगह मिल ही गया है।
है ना? तो यह निम्नलिखित 4 संकेतकों का उपयोग करके संरक्षण प्रयासों का मूल्यांकन करता है। इसका जो है भूमि प्रबंधन करता है, जैव विविधता को खतरा, क्षमता और गवर्नेंस तथा जो भविष्य के जो रुझान है उसके बारे में, है ना? अब जो अनुभवी फैकल्टी है विजन आईएएस के उसमें बताया गया मृत्युंजय सर हैं और अशोक दुबे सर हैं। आप इनसे क्लास ले सकते हो, मेंटरशिप प्रोग्राम भी इनका ज्वाइन कर सकते हैं। राजीव रंजन सर हैं, सुनील कुमार सिंह सर हैं, है ना? और जो इनके टॉपर हैं पिछले वर्ष के आदित्य श्रीवास्तव हैं, मोहन लाल हैं और अर्पित कुमार हैं। और भी ये लोग दिए हैं, आप कर सकते हो ना? बजरंग प्रसाद है, शुभम कुमार है ना? पहले के टॉपर है। तो अब हम आगे देख सकते हैं ऊँट, कैमल के बारे में देखेंगे, ऊँट के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है 2024 में 2024 को जो है अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिटस वर्ष, है ना, घोषित किया। 2024 में कैमेल डे के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिटस वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिवस का जो है उद्देश्य क्या होता है? जो कैमेलिडस के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। जो कैमेलिटस वास्तव में जो है कैमेलिडाई फैमिली से संबंधित होते हैं, है ना? इससे जो है ऊँट भी आते हैं इसमें। तो जो है ऊँट होते हैं, कैमल्स के बारे में हम देखेंगे तो ऊँट जो है ना अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। ऊँट के जो प्रकार होते हैं उसमें ड्रामेडरी या जो है अरबी ऊँट और जो है एक बैक्ट्रियन ऊँट भी पाए जाते हैं। ऊँट जो है ना एक 2 कुबड़ वाला होता है और एक कुबड़ वाला भी होता है ना? वह जो विशेषताएं उसमें इन्हें जो है लोग पालतू पशु के रूप में जो है रखते हैं। ये स्तनधारी शाकाहारी और उष्ण परिस्थितियों में जीवित रहने वाले जानवर पाए जाते हैं। उष्ण मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह होता है, मरुस्थल वगैरह होता है, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छे से चल लेते हैं। वहाँ पे ये लंबा टाइम तक जहाँ पे पानी कम मिलता है वहाँ पे भी रह जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक ये पानी से जो है लड़ सकते हैं। और उसके बाद जो है भारत में जो है ऊँट, है ना? भारत में जो ऊँट है यह जो है राजस्थान का जो है राजकीय पशु है, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा ऊँट पाया जाता है। तो खराई ऊँट में जो है मैंग्रोव खाने के लिए जो है ना समुद्र से लंबी दूरी तक जो है एक बार में जो है 3 किलोमीटर तैरते हैं। ये ऊँट जो है कच्छ है गुजरात में पाए जाते हैं। बैक्ट्रियन ऊँट के बारे में देखें तो बैक्ट्रियन जो ऊँट होते हैं लद्दाख के नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं। लद्दाख के नुब्रा घाटी वहाँ पे पाए जाते हैं। और ड्रोमेडरी जो ऊँट गर्म रेगिस्तान इसमें जो है राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं, है ना? अब देखेंगे अन्य प्रकार के जो कैमलिड्स में जो शामिल जैसे लामा होता है, पाका होता है और गुआनाको होता है, विकुना आदि ये सब होते हैं ना। अब देखेंगे वन फॉरेस्ट के बारे में। तो वनों की कटाई और वनों के जो है वनों के क्षरण से होने वाले जो उत्सर्जन कम करने पर जो है संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के बारे में देखेंगे। तो ये सुर्खियों में क्या होता है? तो इवन REDD जो है ना रेजिंग एम्बिएशन एक्सलरेटिंग एक्शन टूवर्ड्स हैंड्स फॉर फॉरेस्ट के बारे में जो है शीर्षक द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थे। तो रिपोर्ट्स के जो प्रमुख बिंदु उसके बारे में देखते उष्णकटिबंधीय जो वनों की जो कटाई है 20 शीर्ष देशों में से जो है केवल 8 देशों में ही अपने जो है NDC में जो है वनों की कटाई को कम करने के लिए स्पष्ट मात्रा आधारित लक्ष्य शामिल किए गए हैं। आप देखेंगे केवल जो 11 देशों में से NDC में जो है वनीकरण और पुनर्वनीकरण और मात्रात्मक लक्ष्य जो है उसमें शामिल किए हैं। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले जो है ना नवीकरणीय को जो है कम करना होता है। जो नवीकरणीय है उसको निर्विकरणीय को कम करना। और जो उसके बाद इवन REDD के बारे में देखेंगे। यह संयुक्त राष्ट्र के जो वनों और जो है जलवायु से संबंधित जो प्रमुख ज्ञान है और जो एवं जो सलाहकार कार्यक्रम है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि पेरिस में जो समझौते हुए थे उसकी उपलब्धि में सहायता करना, है ना? और ये जो है REDD प्लस जो सहायता की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदाता है उसके बारे में बताया। उत्पत्ति जो इसकी हुई है वो 2008 में जो है शुरू किया गया था। इससे जो है खाद्य और कृषि संगठन या फिर ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर किया गया है। अब जो साझेदार देश है उसमें भारत है। भारत सहित जो है 65 देश है ना। अब देखेंगे हम REDD प्लस के बारे में। तो यह फ्रेमवर्क क्या है कि समानता वारसा फ्रेमवर्क फॉर जो है REDD
WFR के नाम से जाना जाता है। इसे जो है UNFCCC के पक्षकारों के 19वें सत्र जो है COP 29 में जो है 2013 में अपनाया गया था। COP 29 के 2013 में अपनाया गया था। और REDD केवल जो है नवीकरणीय और जो वन नवीकरणीय तक से वह सीमित नहीं है, बल्कि इनमें जो है ना वनों का संरक्षण, संधाड़ी प्रबंधन और वनों में जो है कार्बन भंडार को जो है बढ़ाना भी शामिल है। अब देखेंगे हम इंटरनेशनल अरेंजमेंट है ना, इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे। तो सुर्खियों में क्या होता है ना, तो हाल ही में जो इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के बारे में अंतर्गत यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के बारे में जो है ना 1970 का जो है आयोजन संपन्न हुआ था। और यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का जो 19वां सत्र था, उसके जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या मुख्य बिंदु हो सकते थे, हुए थे। तो विश्व के जो है 2030 विश्व जो है ना 2030 तक जो है वैश्विक वन लक्ष्यों को जो है प्राप्त करने की जो है दिशा में पिछड़ रहा है। उन्होंने मतलब टारगेट लिया था कि विश्व में जो है बहुत सारे वन लगाए जाएंगे, उनको लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इतने वन लगेंगे, लेकिन जो लक्ष्य से ना भटक रहा है कहीं ना कहीं। तो जो है देखेंगे सदस्यों ने जो है वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना बनाया था। 2017 से 2030 की जो है पुनर्विष्टि की थी ना। भारत ने जो है संधाड़ी वन प्रबंधन के लिए जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर पिछले 10 वर्षों में देश के वनावरण में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अब उसके बाद देखेंगे भारत जो है ना वन स्थित जो रिपोर्ट है 2019-2021 के अनुसार जो है कुल वनावरण और बिछावरण में जो है ना 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। इसमें भारत में जो कुल वनावरण है उसमें जो है ना भारत में वनों की संख्या बढ़ी है, 2261 वर्ग किलोमीटर वनों की जो है वृद्धि हुई। इस वृद्धि से जो वनावरण है ना वो भारत में कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसका 24.62% है ना। और 17 राज्यों में जो उनके भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 33% से अधिक भाग जो है वनावरण के अंतर्गत आता है भारत में 17 राज्यों में। और UNEFF के तहत जो है वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो रणनीति योजना 2017 से 2030 के बारे में, उसमें देखेंगे तो पहली बार जो है वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना पर जो है समझौता 2017 में आयोजित UN फोरम ऑन फॉरेस्ट के एक ना विशेष सत्र में जो है किया गया था। यह समझौता 2030 में जो है वैश्विक वनों के लिए एक महत्वाकांक्षी विजन भी प्रदान करता है। और उसके बाद देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के सभी जो सदस्य है उसमें UNFF भारत सहित के सदस्य है ना। और देखेंगे इसमें 2030 तक जो है हासिल किए जाने वाले जो मतलब है 6 वैश्विक वन लक्ष्यों में से 6 भारत जो है क्या करता है इसमें 2030 तक जो हासिल करने के लिए जो 6 वैश्विक वन लक्ष्य हैं और जो है 26 संबंध लक्ष्यों को एक सेट शामिल किया है इसमें ना। ये जो है लक्ष्य जो है स्वैच्छिक और सार्वभौमिक हैं। इसमें जो है ना 2030 तक है ना 2030 तक जो है वैश्विक वन क्षेत्रफल में 3% की वृद्धि करना का लक्ष्य शामिल किया गया है। और जो है वृद्धि जो है 120 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्रफल के बराबर है, जो फ्रांस के आकार से 2 गुना, जितना बड़ा फ्रांस उसका 2 गुना, फ्रांस के आकार का 2 गुना। यह रणनीतिक योजना जो है एजेंडा 2030 पर जो है आधारित है। रिपोर्ट जो इसकी है उसमें बताया गया है कि जो वैश्विक वन लक्ष्य है वन पर जो संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख रिपोर्ट है उसी के बारे में उसी के द्वारा ही चर्चा की गई थी, है ना। अब देखेंगे हम इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के बारे में, तो परिचय देखेंगे। तो इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट की स्थापना 2000 में की गई थी। इसे वनों पर अंतर सरकारी पैनल 1995 से 97 और वनों पर जो है अंतर सरकारी फोरम 1997 से 2000 जैसी जो है ना पूर्ववर्ती इकाइयों के अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है ना। अब देखेंगे IAF के उद्देश्य है ना, तो ये सभी प्रकार के जो वनों के प्रबंधन संरक्षण और संधाड़ी विकास को बढ़ावा देना, साथ ही इस उद्देश्य के प्रति जो है दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मजबूत करना। IAF के जो है ना 5 घटक हैं, उसमें बताया गया कि यूनाइटेड नेशन
फोरम ऑफ जो है फॉरेस्ट, है ना, की स्थापना 2000 में की गई थी। और यह जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECO और SOC के तहत जो है के कार्यात्मक आयोग के रूप में कार्यरत है ना। इसका जो उद्देश्य है संधारणीय वन प्रबंधन को सुगम बनाना है। उसके बाद वनों पर जो है सहयोगात्मक भागीदारी के बारे में, यह जो है वनों पर एक नवोन्मेषी स्वैच्छिक अंतर संगठनीय भागीदारी है। इसे जो है 2001 में स्थापित किया गया है। अब उसके बाद देखेंगे इसमें जो है IUCN और सिटीज FAO जैसे 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल हैं। अब देखेंगे ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंस फैसिलिटेशन नेटवर्क के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड यह एक ऐसा कोर्स है जो ना UNFF और जो है इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट्स के अन्य घटकों की गतिविधियों का जो है समर्थन करता है। इस कोर्स में जो है शैक्षिक रूप से योगदान किया जा सकता है। UNFF सचिवालय या वनों पर सहयोगात्मक भागीदारी के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है। संबंधित जो सुर्खियां उसमें इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस के बारे में बताया गया है। यह एक गैर लाभकारी संस्था है। इसने जो है इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस एक क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स ड्रॉबैक एंड न्यू अप्रोच शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है ना। अब देखेंगे यह जो है 2010 के बाद जो है IFG पर जो है पहली वैश्विक संश्लेषण रिपोर्ट है। इसमें 2010 के बाद जो है IFG से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का सार और विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह रिपोर्ट क्या है कि UN जो फोरम ऑन जो फॉरेस्ट UNFF 19 के जो है 19वें सत्र के अवसर पर जारी की जाती है। और IFG के में जो वनों से संबंध में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने हेतु नीतिगत, कानूनी और संस्थागत जो फ्रेमवर्क है इसमें शामिल होते हैं। अब हम देखेंगे मैंग्रोव संरक्षण के बारे में ना। तो मैंग्रोव संरक्षण की सुर्खियों में था, तो उसके बारे में देखेंगे। तो हाल ही में जो है IUCN जो ने क्या किया कि रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम आकलन जारी किया था ना। और इसके तहत जो जांचे गए मैंग्रोव हैं पारिस्थितिक तंत्रों से जो लगभग जो है जांचे गए जो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों से जो है लगभग 50% को जो है वनरेबल, एंडेंजर्ड और जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमने कल आपको बताया था एंडेंजर्ड और क्रिटिकल इंडेंजर्ड के बारे में पिछले वाली वीडियो में। तो आप अगर नहीं जानते होंगे तो जाकर देख लेना, है ना। तो अनसंबंधित तथ्य है उसके बारे में बताएंगे। तो IUCN के बारे में देखेंगे तो रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम के तहत जो है ना ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस जैसे संगठनों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर के 44 देशों में जो है 36 क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है। यह बात जो है विविधता कन्वेंशन CBT के तहत कुनमिंग मटेरियल वैश्विक विविधता फ्रेमवर्क के लिए जो है प्रमुख संकेतों में से एक है। अब उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत जो श्रीलंका है, श्रीलंका, मालदीव, उत्तर पश्चिम अटलांटिक और मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों को क्रिटिकल इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और जो भारतीय मैंग्रोव स्थिति है उसके बारे में देखेंगे तो भारतीय मैंग्रोव की जो स्थिति है वो जो है अंडमान और बंगाल की जो खाड़ी है, अंडमान और बंगाल की जो खाड़ी है लिस्टन कंसर्न उसको बोलते हैं। और दक्षिण भारत जो है उसमें जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। और जो पश्चिम भारत है उसमें वनरेबल है ना। मैंग्रोव और जो उसके मैंग्रोव और उसके द्वारा जो प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के बारे में देखेंगे, है ना। तो मैंग्रोव के बारे में जो है ये प्रमुख रूप से जो है उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और जो है गर्म शीतोष्ण तटीय क्षेत्रों एवं जो है दुनिया के समुद्र तटों का लगभग 15% कवर किए हुए हैं ये, है ना। और जो मैंग्रोव है और जो मैंग्रोव द्वारा प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं जैसे उसमें कार्बन प्रच्छादन है, लगभग 11 बिलियन टन कार्बन का जो प्रच्छादन करते हैं। और यह समान आकार के जो उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में 3 गुना जो है अधिक है। और जैव विविधता संरक्षण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण आदि है ना इसमें होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे
भारत के जो मैंग्रोव की स्थिति उसको वो देखेंगे। तो भारत की जो मैंग्रोव की स्थिति है, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस की जो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव 2024 के अनुसार जो है ना, भारत लक्षद्वीप समूह और तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव क्रिटिकल एंडेंजर्ड श्रेणी में जो है क्या है, सूचीबद्ध है। और भारत जो है ना, वन संरक्षण FSI द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट है ना 2023, भारत में के जो मैंग्रोव क्षेत्र में जो है पिछले आकलन की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर जो है 0.34% जो है की वृद्धि हुई। अब भारत में जो मैंग्रोव वनों की जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है, और जो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन और महानदी है, और महानदी गोदावरी और कृष्णा नदी का जो डेल्टा है वहाँ पे है ना, भारत के प्रमुख जो मैंग्रोव वन है वो वहाँ पे है ज़्यादा। कहाँ कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, उसके जो डेल्टा वहाँ पे है ना। अब मैंग्रोव संरक्षण के लिए शुरू की गई जो पहले उसमें मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स जो है एंड टेजिबल इनकम मिस्टी है ना, मिस्टी योजना, मिस्टी के तहत जो है यह जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक पहल है ना मिस्टी। और इसका जो उद्देश्य है तटरेखा के साथ जो लवड़ी भूमि और जो मैंग्रोव आवरण का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाना है। उसके बाद देखोगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड मैंग्रोव इकोसिस्टम के जो पहल है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें जो है इसके तहत क्या होता है कि जो संधाड़ी एकीकृत जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव जलीय कृषि है, मैंग्रोव वन है, जो प्राणियों की जो है प्रणालियों का जो उपयोग करने के लिए जलीय कृषि फर्मों का जो है निर्माण किया जाता है इसमें। और जो मैजिकल मैंग्रोव अभियान के बारे में देखें ना, मैंग्रोव अभियान के बारे में, इसके तहत जो क्या है कि WWF इंडिया द्वारा जो है 9 तटीय राज्यों में जो है नागरिकों को जो है मैंग्रोव संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा, जो नागरिक हैं उनको, ताकि वो जो मैंग्रोव वन है उसका जो संरक्षण कर सकें, उसको प्रेरित किया जाएगा ताकि और भी वन वो लगाएं है ना। मैंग्रोव और प्रवाल भित्ति के संरक्षण और प्रबंधन और राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम के तहत वैश्विक स्तर पर जो शुरू की गई पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंग्रोव जो है ना ब्रेक थ्रू, इसे मिस्र के शर्म अल शेख ने जो है UNFCCC के तहत COP27 में जो है यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस और ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस GMA ने जो है आरंभ किया था, जो सभी हितधारकों को जो है 2030 तक वैश्विक स्तर पर जो है 15 बिलियन हेक्टेयर से अधिक मैंग्रोव के भविष्य को सुरक्षित करने का लक्ष्य की दिशा में मिल करके काम करने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान किया गया था। ऐसे जो है $4 मिलियन के जो है संधारी वित्त सहायता प्रदान की जाने की इच्छा जताई थी है ना। अब हम देखेंगे अन्य संबंधित जो सुर्खियां उसमें वन सलाहकार समिति है ना, फॉरेस्ट एडवाइजरी कम्युनिटी है ना, FAC इसको बोलेंगे है ना। अब वन सलाहकार जो समिति है FAC है ना, तो हम शॉर्ट में FAC ही बोलेंगे। आप लोग जितना भी मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ FAC जैसे, और जो ऐसे थोड़ा सा मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ वो स्पेलिंग ऑलरेडी किसी का वो शॉर्ट फॉर्म है ना, तो उसमें देख लेना। हाँ, तो जो वन सलाहकार समिति है और इसका जो PDF को मैं उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम पे, UPSC स्टूडेंट IAS का जो है टेलीग्राम उस पर डालेंगे है ना। तो वन सलाहकार समिति FAC ने जो है वन क्षेत्रों में जो है हाइड्रा और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए ड्रिलिंग और 100 पेड़ों तक की कटाई से जुड़े सर्वेक्षणों हेतु जो है अग्रिम फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने से छूट दी थी। FAC के बारे में देखेंगे तो यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। FAC जो है देखेंगे गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के
उपयोग को जो है मंजूरी देता है। एफएससी जो है भूमि प्राप्त करने से संबंधित जो है अनुरोध की वैधता का आकलन करता है, प्रभाव न्यूनीकरण और योजनाओं का जो है मूल्यांकन करता है, और स्थानीय पारिस्थितिक और जो है वन्यजीव के पर्यावासों को होने वाले जो संभावित नुकसान पर जो है विचार करना होता है। हालांकि जो है जो गैर जो वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोगों से संबंध में जो है एफएससी की जो भूमिका सलाहकारी प्रकृति की होती है ना। अब देखेंगे वन पारिस्थितिक एवं पुनर्बहाली जो होते हैं, तो हाल ही में जो विविधता अभिसमय मतलब सीबीडी है ना, कि जो सचिवालय ने क्या किया है कि वन पारिस्थितिक तंत्र की जो पुनर्बहाली पहल को जो है शुभारंभ किया है। 10वीं वर्षगांठ मनाई गई थी इस वर्ष। उसके बाद देखेंगे वन पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली पहल के बारे में कि इसमें क्या है कि यह सहयोग आधारित परियोजना है। इसमें 2014 में जो है दक्षिण कोरिया की जो कोरिया फॉरेस्ट सर्विस है ना, सीबीडी के कार्यकारी जो सचिव सहयोग है उसमें शुरू किया गया था। सीबीडी सचिवालय द्वारा इसको क्रियान्वित किया गया था। इसे जो है आईची है ना, आईची जो विविधता लक्ष्य 5 और 14 और जो 15 के अनुरूप जो पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण और पुनर्बहाली के लिए जो है राष्ट्रीय लक्ष्यों व जो है योजनाओं के क्रियान्वयन है ना, क्रियान्वित करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया था। यह जो पहल था ये KMGBF के क्रियान्वयन में जो है विकासशील देशों को सीधे समर्थन देती है इसमें। अब देखेंगे FERI द्वारा जो है शुरू की गई जो पहले हैं उसमें अन्य पहले उसमें देखेंगे 2016 में जो संपन्न COP13 है में जो है पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली और कालिक कार्य है ना योजना, तो उसमें जो को अपनाया गया था। और जो विपलान है ना, विपलान फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय एवं पारिस्थितिक तंत्र की जो पुनर्बहाली के लिए निर्णय लेने में सहायता करने वाली जो प्लेटफॉर्म उसको देखा गया था। उसको देखेंगे यूरोपीय संघ की जो प्रकृति पुनर्स्थापन योजना उसको देखेंगे, तो यूरोपीय संघ ने अपनी तरह की पहली प्रकृति पुनर्स्थापन योजना को मंजूरी दी थी है ना। तो प्रकृति पुनर्स्थापन योजना के बारे में देखेंगे है ना, 1 मिनट। अब देखेंगे यह पूरे यूरोप महाद्वीप पर जो है लागू होने वाला एक व्यापक कानून है। यह यूरोपीय संघ के जो है यूरोपीय ग्रीन डील का हिस्सा है। इसका लक्ष्य क्या है कि 2050 तक है ना नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को जो है वाली अर्थव्यवस्था बनाना, ताकि जो हमारा ग्रीन हाउस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है उसमें जो है नियंत्रण लाया जा सके। अब एनआरपी की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें देखेंगे है ना। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के भूमि और जो समुद्री क्षेत्रों में प्रकृति है ना कि दीर्घकालिक रिकवरी के लिए पुनर्स्थापन संबंधी जो बाध्यकारी लक्ष्यों को पूरा करना है ना। इसका लक्ष्य 2030 तक जो है यूरोपीय संघ में जो है कम से कम 20% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को जो है रिकवर करना, और साथ ही साथ अंततः जो पुनर्स्थापन की आवश्यकता वाले सभी पारिस्थितिक तंत्रों को जो है 2050 तक रिकवरी करना। अब फोकस जो क्षेत्र है इसमें फोकस क्षेत्र जिसमें फोकस कर सकते हैं, इससे जो है आर्द्र भूमि वन घास के मैदान आदि से जो संबंधित मौजूदा कानून परागण करने वाले जो कीट होंगे और जो वन पारिस्थितिक तंत्र आदि को जो है ना शामिल किया गया है। क्रियान्वयन जो है ना इसका इस योजना का जो यूरोपीय संघ के देशों की जो है राष्ट्रीय पुनर्स्थापना योजना के माध्यम से लागू किया जाता है। अब देखेंगे यूरोपीय संघ नवीकरण विनियमन है ना, तो यूरोपीय आयोग ने जो है EUDR को जो लागू करने की तिथि को जो है 1 वर्ष बढ़ाने का जो है प्रस्ताव किया था है ना। अब यूरोपीय संघ नवीकरण जो विनियमन है उसके बारे में देखेंगे, तो इसका उद्देश्य क्या है कि यह सुनिश्चित करता है कि EU बाजार में जो है ना आने वाली कुछ मुख्य जो वस्तुएं हैं EU और जो वैश्विक के अन्य हिस्सों में जो है वनों की कटाई व क्षरण में योगदान नहीं देती हैं है ना। और ये विनियमन जो है पाम ऑयल जो होंगी, सोया होगा, बीफ होगा, कोको होगा, लकड़ी सहित ना कई उत्पादों पर जो है लागू होती हैं है ना। और उसके बाद देखेंगे इसकी जो कंपनियों के जो उत्पाद के स्रोत जो होंगे ओरिजिन ऑफ द जो प्रोडक्ट्स होते हैं को सत्यापित करना या सूचित करते हैं कि उन वस्तुओं का जो उत्पादन ना संधारित तरीके से हुआ है या मतलब गलत तरीके से हुआ है। और या जो है ना
कानून जो है यूए के जो बाजारों में निर्यात करने वाली जो देशों के व्यापार बाधा साबित हो सकता है ना, क्योंकि जो यूए का जो बाजार है, बाजार में जो निर्यात करने वाले जो देश हैं उन पर प्रभाव पड़ सकता है, व्यापार पे प्रभाव पड़ सकता है, बाधा उत्पन्न हो सकता है, लोग गलत चीजें खाने लगेंगे, है ना। सरसों के ऑयल में भी देखो पाम ऑयल कोई मिला देता है। अब हम देखेंगे आर्द्र तटीय भूमि और महासागर खुले, है ना। तो अभी यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।